Assalamualaikum viewers, hope you are all doing good. सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे. Today we are in lecture 2 of constitutional law and we are going to discuss the historical background of our constitution. So अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो India was ruled by Britishers and Britishers ruled the India for a period of 3.5 centuries. 350 साल तक Britishers ruled India. ब्रिटिशर्स यहाँ पे कैसे आ गए वो यहाँ पे पहले कंपनी के उन्होंने पहले यहाँ पे एक कंपनी एस्टैब्लिश की जिसको बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी और इस कंपनी को चार्टर के ज़रिए से बहुत सारे पावर्स दिए गए. ठीक है. फिर टाइम टू टाइम ब्रिटिशर्स पास्ड वेरियस चार्टर्स ओनली टू एम्पावर द ईस्ट इंडिया कंपनी. उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्टर जो था दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. It was most important great landmark in the constitutional history of India. It was important because it was introduced mainly to bring reforms in the governance of company. ठीक है. और जो इस एक्ट के ज़रिए से जो कंपनी का रोल था इंडिया में दैट वाज एक्सटेंडेड. यानी कि कंपनी को पावर्स दिए गए इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल फील्ड्स. ठीक है. बट द ब्रिटिश पार्लियामेंट फाउंड वेरियस लूपहोल्स इन दिस एक्ट सो दे पास्ड द. और इस एक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इसने क्या किया, इसने ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएट किया इन 1773. उससे पहले यहाँ पे ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल नहीं होता था. तो वो इसी एक्ट के ज़रिए से आ गया गवर्नर जनरल का ऑफिस. ठीक है. बट ब्रिटिशर्स फाउंड वेरियस लूपहोल्स इन दिस एक्ट सो दे पास्ड द अनदर एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट. ये ब्रिटिश इंडिया एक्ट का पास हो गया 1784 में. ठीक है. दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एड्रेस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड टू ब्रिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है. इसका यही था कि कंपनी को अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट रखे. इसके बाद द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अनदर चार्टर ऑफ 1833. इस चार्टर ने क्या किया, दिस चार्टर रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर फॉर अनदर 20 years. ठीक है. और इस चार्टर का दूसरा नाम सेंट हेलेना एक्ट 1833 भी बोलते हैं. इसके बाद द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. ठीक है. और इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसने क्या किया, इस एक्ट ने, इसने इट ब्रॉट एन एंड टू द रूल ऑफ कंपनी का जो यहाँ पे रूल था उसको एंड किया, उसको ख़त्म कर दिया. फिर पावर्स किसको दे दिए, तो पावर्स दे दिए ब्रिटिश क्राउन को. ठीक है. ये किसकी वजह से हो गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की वजह से हो गया कि कंपनी का जो यहाँ पे पावर था वो ख़त्म किया गया और सारे पावर्स ट्रांसफ़र हो गए ब्रिटिश क्राउन को. उस टाइम ब्रिटेन में जो क्वीन थी उसका नाम था विक्टोरिया और वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम था उस टाइम. तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने दे मेड वन ऑफ द मिनिस्टर्स उन्होंने उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. ठीक है. और क्या किया इन्होंने, जो हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से एक ऑफिस क्रिएट किया था गवर्नर जनरल का, उसका नाम चेंज किया, उसको वाइसराय रखा. ठीक है. तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है 1858 एक्ट का कि इन्होंने इट चेंज द डिजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वाइसराय ऑफ इंडिया. और लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बनाया गया. ठीक है. अब हम आएंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, दूसरा एक्ट 1892 का. इसमें क्या खुसूसियत थी, तो दे इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन टू इलेक्ट नॉन ऑप्शनल मेंबर्स टू द काउंसिल. इसके बाद एक और एक्ट पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. ठीक है. और इस एक्ट का दूसरा नाम मिंटो मोरली रिफॉर्म्स भी बोलते हैं. इस एक्ट ने क्या किया, इट अडॉप्टेड सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स. अब ये मिंटो मोरली रिफॉर्म कौन है, ये कम्युनल इलेक्टोरेट क्या होता है, ये मैं आपको बोलूँगी. मोरली मिंटो जो है ये दो बंदे हैं थे. ठीक है. जॉन मोरली जो थे ही वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया.
और जो लॉर्ड मिंटो थे वो थे वाइसराय ऑफ इंडिया 1905 से लेके 1910 तक। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। ठीक है, बहुत सारी उन्होंने चेंजेस लाई। दैट इज़ वाई कि इस काउंसिल को मोरली मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। ये कब पास हो गया? 1909 में। अब ये सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, इसका क्या माने हो गया? इसका माने हो गया कि जो मुस्लिम वोटर्स थे वहाँ पे, दे शुड इलेक्ट ओनली मुस्लिम मेंबर्स। इन्होंने सम सीट, दे केप्ट सम सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम्स सो दैट दे बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स ओनली। ठीक है, ये इनका इन्होंने ये जानबूझ के किया, दैट ओनली टू क्रिएट डिसयूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, इसके बाद एक और एक्ट आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। तो इट वाज द फर्स्ट माइलस्टोन टूवर्ड्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इट मेड प्रोविजन मेकिंग इंडियंस गिविंग इंडियंस रिप्रेजेंटेशन इन एवरी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये तो आपने बार बार पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये बहुत ही लार्जेस्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया ये 1935 में, बट इट केम इनटू इफेक्ट इन 1937 में। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि फेडरल कोर्ट इसकी वजह से एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि फेडरल कोर्ट होता क्या है, वो कब था? तो ये वो कब यहाँ पे फंक्शन कर रहा था? ये फेडरल कोर्ट जहाँ एस्टैब्लिश हो गया 1937 में अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की वजह से ये हो गया एस्टैब्लिश। आपको पता होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट कब एस्टैब्लिश हो गया? वो एस्टैब्लिश हो गया 1950 में। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे क्या था? कौन सा कोर्ट था? या उससे पहले यहाँ पे था फेडरल कोर्ट। ठीक है, 1937 से लेके 1950 तक यहाँ पे फेडरल कोर्ट फंक्शनल था। फिर 1950 में कौन सा बन गया? सुप्रीम कोर्ट। तो ये फेडरल कोर्ट किसकी वजह से एस्टैब्लिश हो गया? ये इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की वजह से एस्टैब्लिश हो गया। और इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें से बहुत सारे फीचर्स जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी वालों ने इसी से बोरो किए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ब्रिटिशर्स गॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट। और फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 की वजह से फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शंस हो गए, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो फॉर द फर्स्ट टाइम मेट ऑन 9 दिसंबर 1946 में। इसके बाद ऑन 24 मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन, जो लास्ट गवर्नर जनरल वाइसराय थे, वो इंडिया आ गए और इन्होंने एक प्लान अनाउंस किया जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर्स उन्होंने ट्रांसफ़र किए, जिसको बोलते थे लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन क्या लास्ट गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। असल में लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ, अगर वहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन थे, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे, तो वो थे सी राजागोपालाचारी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से सुनिए। तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसराय वो थे वारन हेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिशर्स ने फिर इंडिया को डिक्लेयर इंडिपेंडेंट किया, और फिर उन्होंने एक एक्ट पास किया 18 जुलाई 1947 में। तो फिर फाइनली हमारा इंडिया आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गया। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑन 29 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपॉइंटेड ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर. B.N. Rao was the council advisor of the committee, ड्राफ्टिंग कमेटी के एडवाइज़र B.N. Rao थे। उसमें बाकी सारे मेंबर्स भी थे, N.N. गोपाला स्वामी अय्यर, अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सईद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव, T.P. खेतान। D.P. खेतान के डेथ के बाद T. कृष्णमाचारी became member of the committee. Drafting committee prepared draft constitution prepared by the drafting committee under chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar was published in January 1948, and people of India were given 8 months to discuss the draft.
7,635 amendments were proposed, उनमें से खाली 2,473 were actually discussed. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कितने सेशंस किए? 11 सेशन, याद रखिए, एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कितने सेशन किए? 11 सेशन. ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिनों तक कंसिडरेशन में था? 114 डेज तक के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कितना टाइम लगा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन. फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया. कब हो गया? ऑन 26 नवंबर 1949 में. फोर्स कब आया? ये 26 जनवरी 1950. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बहुत गलतियाँ यहाँ पे करते हैं कि डेट ऑफ अडॉप्शन इज डिफरेंट, डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज डिफरेंट. डेट ऑफ अडॉप्शन इज ऑन 26 नवंबर 1949 में. डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज ऑन 26 जनवरी 1950. This was all for today's lecture. Hope you would enjoy it. If you like my lecture for any reason, hit like button and subscribe my channel. And don't forget to share with others. Enjoy your day. Allah Hafiz.